कौन है? जो क्लास के स्टूडेंट है उतने ही ऐड होंगे और रोल नंबर रखना है आपको आपके नाम के सामने। और जो क्लास के स्टूडेंट नहीं है उनके साथ अपने क्लास का लिंक शेयर नहीं करना है। अभी मैं 2 मिनट और ज्वाइन करने करूंगी और 2 मिनट के बाद किसी को भी ज्वाइन नहीं करने वाली, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगी। ये ज्वाइनिंग में ही 10 मिनट्स चले जाते हैं। अ, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस और नो? स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? ओके ओके ठीक है। सिंपल बैच सिस्टम पहले डिस्कस किया था। बैच सिस्टम का डायग्राम याद आ रहा होगा आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर एरिया। मल्टी प्रोग्रामिंग बताया था मैंने आपको। मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू शेड्यूलिंग का वर्ड आया था कल। सीपीयू शेड्यूलिंग दिस नंबर ऑफ प्रोसेसेस और जॉब्स जब रन होते हैं तो उनको, जैसे आपको रोल नंबर होते हैं तो उनको रोल नंबर के जैसे हर प्रोसेस को हर टास्क को नंबरिंग करना, उसे शेड्यूलिंग कहते हैं। कि पहला कौन सा रन होगा, सेकंड कौन सा रन होगा। जैसे आपका प्रैक्टिकल होता है या फिर ओरल होता है तो आप रोल नंबर आपको असाइन किए जाते हैं और एक एक का ओरल लिया जाता है। तो सेम लाइक एज a CPU scheduling, number of processes and jobs are ready for the execution. Then assign the numbers toward the programs or jobs for execution. It is called CPU scheduling. Then time sharing बताया था मैंने कल आपको। मैंने कल ये भी बताया था आपको कि मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सबका जो डायग्राम है वो सेम रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ जॉब्स और प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। तो टाइम शेयरिंग में देखो सेम डायग्राम है जैसे कल बताया था मैंने आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट ऊपर रहेगा एंड इफ द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड देन जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, इस तरह से नीचे वाला पार्ट यूजर एरिया डिवाइड किया जाएगा। Time sharing is also similar to multi-programming batch system, and in time sharing is the extension of multi-programming. उसको logical extension of multitasking भी कहा जाता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम रहता है। टाइम शेयरिंग में हर प्रोग्राम को इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया जाता है, मतलब जैसे ही रिक्वेस्ट आया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का उसी टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्स टाइम एंड मैक्सिमाइज द सीपी यूटिलाइजेशन। तो टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के? हम्म ये अगर कंसेप्ट क्लियर है देन मैं नेक्स्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट स्टार्ट करूंगी। मैंने कल का रिकॉल किया थोड़ा सा, रिवाइज किया कल का जो कल मैंने बताया था। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट इज द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। नेक्स्ट इज द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर आपने ये वर्ड सुना होगा। मल्टी मीन्स मेनी, प्रोसेसर्स मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आर देयर। प्रोसेसर इज नथिंग बट सीपीयू, सीपीयू बोल सकते हो आप वर्ड। जैसे आता है कि ड्यूअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये क्या होता है, एक से ज्यादा सीपीयूज मतलब चिप्स एक मदरबोर्ड के ऊपर होता है और एक से ज्यादा प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही सीपीयू मतलब एक ही सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल प्रोसेसर दैट शेयर अ कॉमन फिजिकल मेमोरी। और उनके मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि करंटली जितने भी मार्केट में अवेलेबल जितने भी कंप्यूटर्स है उन सभी में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है उसमें मोर देन वन प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं और वो एक कॉमन मेमोरी को शेयर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कॉमन फॉर ऑल द प्रोसेसर्स। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड। यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आर प्रेजेंट विद इन अ सिंगल, नॉट विजिबल। जो लेट ज्वाइन हो रहे प्लीज आप उस पे मत क्लिक किया करो प्रेजेंट पे। जो बाद में ज्वाइन होते रहे ना
वो लोग प्रेजेंट पे क्लिक कर देते हो। लेट तो ज्वाइन होना ही नहीं है, और ज्वाइन होने के टाइम पे प्रेजेंट पे क्लिक नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ ज्वाइन करना है। ओके। कहाँ से बाकी था? कहाँ से स्क्रीन नहीं दिख रहा था? वहां से रिपीट कर रही हूँ मैं। कहाँ से नहीं दिख रहा था? मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर स्टार्ट से एक्सप्लेन करो। यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मोर देन वन प्रोसेसर इज प्रेजेंट विद इन अ सिंगल सीपीयू। मतलब जो आप सिस्टम यूनिट बोलते हो, जैसे सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर एक से ज्यादा अगर प्रोसेसर प्रेजेंट है तो उसको मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। और करंटली जो मार्केट में अवेलेबल है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। और क्वाड मतलब ऑक्टा कोर मतलब 8 4 2, ऐसे जो अलग अलग जो बाइनरी के वर्जन जैसे बोल सकते हो आप, उतने एट ए टाइम प्रोसेसर्स प्रेजेंट रहते हैं। और उन उसकी एडवांटेज ये है कि उसका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा हो सकता है, हाई कंप्यूटिंग पावर हो जाता है। एक अगर प्रोसेसर कुछ काम टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो अलग टास्क हम दूसरे वाले प्रोसेसर को असाइन करके स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले उसके एडवांटेजेस है। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का सबसे मेन एडवांटेज है कि इसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक प्रोसेसर अगर फेल हो जाए, या फिर वो डैमेज हो जाए, या फिर एक्टिव एक्टिव नहीं है, तो उस टाइम पे हम जो उसके साथ बाकी वाले जो प्रोसेसर है उसकी हेल्प लेके हम अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। These are the advantages of multiprocessor system. Advantages are it increase the performance, execution of several tasks is possible with the help of different processors simultaneously, concurrently. Because of this, it increases the throughput. Throughput means number of operations are performed within a time. जैसे आप एक सेकंड में एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे एक सेकंड में 15 टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। तो इट इज लाइक द इंक्रीजिंग द थ्रूपुट। इफ पॉसिबल, सिस्टम डिवाइड द टास्क इनटू मेनी सब टास्क। और इसका एक और एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपका कोई बड़ा टास्क है, तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके वो स्मॉलर टास्क हम बाकी वाले प्रोसेसर से रन कर सकते हैं। मतलब एट ए टाइम एक ही टास्क एक ही प्रोसेसर रन करने से अच्छा है कि टू डिवाइड द टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, and the smaller tasks are executed by the remaining processor. So that's why it increases the throughput, it increases the speed of computation, it increases the speed of execution, it is reliable, again the performance is more, एंड मेनी मोर। इसके एडवांटेज हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर जितने भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर जिसके सामने क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ऐसे वर्ड जो आते हैं ना, तो समझ लेना कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेसर प्रेजेंट है। 2 4 8 जो भी है, अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेसर विद इन द सिस्टम यूनिट प्रेजेंट हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? मल्टी प्रोसेसर कंसेप्ट क्लियर हुआ? मल्टीप्रोसेसर मीन्स मोर देन वन प्रोसेसर इज प्रेजेंट विद इन अ सिंगल सिस्टम यूनिट। एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर प्रेजेंट रहना, इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एंड देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। it maximizes the CPU utilization, it increases the performance, it is reliable, again the throughput is increased, the speed of execution is increased, and the computation power is also increased. Okay, then next is the desktop system. हम बोलते हैं नॉर्मली ये वर्ड यूज किया जाता है कि डेस्कटॉप सिस्टम है। तो अर्लियर जो सीपीयू और पीसी जो थे, उनका क्या है कि नीड टू प्रोटेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द यूजर प्रोग्राम। तो सीपीयू और पीसी का काम क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर प्रोग्राम, मतलब जो हैक अनइथिकल यूजर से या फिर कुछ वायरस वाले प्रोग्राम से, उससे उनको प्रोटेक्ट करना, ये उनका बिगेस्ट टास्क रहता है। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम देयर फॉर वेयर नाइदर मल्टी यूजर नॉर मल्टीटास्किंग। तो उसका मेन गोल ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, मतलब वायरस नहीं आने चाहिए, या फिर उसका डेटा किसी ने अनइथिकली एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये उनके मेन गोल्स रहते थे। मतलब उनकी मेन प्रेफरेंस क्या था? मल्टी यूजर, मतलब एक से ज्यादा यूजर को एक्सेस करना नहीं, या फिर मल्टीटास्किंग नहीं। ये उनके मेन रोल नहीं थे। जैसे आप घर पे लैपटॉप लगाते हो, वो घर का लैपटॉप जो है वो सिंगल यूजर यूज कर रहा है, वहां पे आप मल्टी यूजर आपका गोल नहीं है, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ना ही आपकी रिक्वायरमेंट है मल्टीपल टास्क, मतलब आप एट ए टाइम तो एक ही टास्क कर सकता है यूजर,
हाँ, एक से ज्यादा मतलब आप सॉन्ग्स वगैरह लगा के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो इतना एक सिंगल यूजर जितने टास्क कर सकता है उतना एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है। तो डेस्कटॉप सिस्टम मतलब क्या है कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग से ज्यादा प्रेफर कर ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करना। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो। ओके ओके। यस मैम। तो डेस्कटॉप सिस्टम क्या है? हाँ, तो डेस्कटॉप सिस्टम का जो मेन पर्पस क्या था कि जो हम घर पे यूज कर रहे हैं सीपीयू और पीसी, वहां पे हम मेन हमारा फोकस ये रहता है कि मेरे पीसी के डेटा को वायरस मतलब किसी भी प्रोग्राम की वजह से अफेक्टेड प्रोग्राम की वजह से मेरे प्रोग्राम्स और फाइल्स डिलीट नहीं होने चाहिए। ये आपका मेन पर्पस रहता है। सभी का रहता है कि नहीं? आप बताओ मुझे, यस और नो। यस आपके मैम। घर के वाले यही फोकस रहता है। तो ये डेस्कटॉप सिस्टम मेनली सिंगल यूजर मतलब एक जो हम पर्सनल जनरल पर्पस सिस्टम के लिए जो हमारे घर पे जो कंप्यूटर्स रखे वो सारे डेस्कटॉप सिस्टम है, जहाँ पे मेन फोकस मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को छोड़ के टू सिक्योर योर ओएस फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस अनऑथराइज्ड एक्सेस as well as to protect from the viruses. It is a desktop system. And the desktop system, the goal of this operating system have changed with the time. जैसे जैसे टाइम चेंज होते गया तो उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट बनते गए कि मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। फिर जो हम पहले वाले जो डेस्कटॉप कंप्यूटर थे वहाँ पे प्रिंटर वगैरह घर पे नहीं रखते थे तो वहाँ पे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट कम थी। लेकिन आजकल हम घर पे भी प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको भी कनेक्ट करते हैं। तो डे बाय डे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज किया, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन वहाँ पे ऐड किया। उसका यूज ऑफ कन्वीनियंस, यूजर कन्वीनियंस मतलब यूजर कन्वीनियंटली एक्सेस कर सके इतना उसको इजी और रिस्पॉन्सिव बनाया। रिस्पॉन्सिव मतलब इजीली रिस्पॉन्ड करना कोई भी रिक्वेस्ट को। तो ये वाले जो बेसिक यूजर के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे रिक्वायरमेंट जिस सिस्टम में फाइंड होते हैं या फिर जहाँ पे वो सारे मिलते हैं उसे डेस्कटॉप सिस्टम कहा जाता है। और डेस्कटॉप सिस्टम मेनली जो हम घर पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रखते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मोस्टली हमारे सभी के घर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम लाइनेक्स के वर्जन्स नहीं यूज करते, लाइनेक्स सिक्योर है सबसे ज्यादा, लाइनेक्स वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना एज कम्पेयर टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सिक्योर है। बट उसका जितना यूजर फ्रेंडलीनेस विंडोज में है उतना लाइनेक्स वाले वर्जन में नहीं है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ओके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस कंप्यूटर, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है उसको माइक्रो कंप्यूटर से। तो ये वाले जो कंप्यूटर थे मेन फ्रेम माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या है जैसे छोटे कंप्यूटर, छोटे साइज के कंप्यूटर, कम साइज वाला उसका रैम रोम। तो ये वाले जो कंप्यूटर्स है ये एक सिंगल यूजर के सिंगल टास्क तो रन कर सकते हैं, हमें बड़े वाले एप्लीकेशंस प्रोग्राम रन नहीं करने होते तो ये इसके लिए ठीक है, मतलब यहाँ पे हम अपने टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अम, सभी को डेस्कटॉप सिस्टम कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस, मल्टी अरे मैं वही बोल रही हूँ कि डे बाय डे जैसे यूजर के रिक्वायरमेंट चेंज होते गए, डे बाय डे जैसे यूजर के रिक्वायरमेंट चेंज हो गए, मल्टीटास्किंग इज आल्सो पॉसिबल, मल्टीटास्किंग इज आल्सो पॉसिबल। डेस्कटॉप सिस्टम अलग है और डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। डेस्कटॉप सिस्टम का मतलब क्या है, जो आप क्या बोलते हो डेस्कटॉप सिस्टम मतलब वहां पे आपके मल्टीपल यूजर्स ऐड नहीं होने वाले हैं। वहां पे मल्टीपल यूजर्स ऐड नहीं होते, मतलब क्या होता है कि आप एक ही यूजर है जिसको एक ही यूजर अपने टास्क परफॉर्म करता है। आप एट ए टाइम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप एक ही डॉक्यूमेंट तो टाइप करते हो। अभी आप सभी लोग इसके ऊपर बैठे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, एक आपका जूम ऐप ओपन होगा या फिर आप साइड में कोई आपकी विंडो ओपन होगी, लेकिन करंटली फोकस आपका करंटली वॉइस का कंट्रोल किसके ऊपर होगा, जूम ऐप। मतलब आप सिंगल टास्किंग ही चल रहा है मेनली। मतलब मल्टीटास्किंग इज आल्सो पॉसिबल इन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। डे बाय डे जैसे यूजर के रिक्वायरमेंट बढ़ते गए वहाँ पे मल्टीटास्किंग भी हो रहा है, मल्टी यूजर भी हो जाएगा। अगर आप उसको यही डेस्कटॉप सिस्टम आप लैन में लगाओगे तो वहाँ पे
नेटवर्किंग के थ्रू आप सिंगल यूजर को मल्टी यूजर भी कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप सिस्टम का मेन फोकस क्या है कि हमारे घर के कंप्यूटर को हम अदर यूजर के साथ ऐड नहीं करते, तो अदर यूजर से ऐड नहीं करना है, मतलब हम सिंगल यूजर के लिए यूज कर रहे हैं, तो सिंगल यूजर के जितने कन्वीनियंट होना चाहिए, या कि उसके आई ऑपरेशंस होने चाहिए, और उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब प्रोग्राम जल्दी से रन होना चाहिए, जितने उसके दो बेसिक गोल्स है वो फुलफिल जो करेगा वो डेस्कटॉप सिस्टम में। ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे डेस्कटॉप सिस्टम के ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते। जो हम लैब में यूज कर रहे हैं ना, लैब में अगर आपको यही कंप्यूटर आप लैब में लगा दो, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। आप उसको शेयर भी करते हो, आप उसके ऊपर इंटरनेट भी, लैन भी लगाते हो, फाइल भी शेयर करते हो, वहाँ पे प्रिंटर लगा के प्रिंटर को भी शेयर करते हो। तो वही सिस्टम जब लैब में जाएगा, नेटवर्किंग में जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो जाएगा, जिसको सारे यूजर्स, सिंगल यूजर से वो मल्टीपल यूजर में आ जाएगा। तो ये जैसे ही उसका लोकेशन चेंज हुआ, तो उसका गोल और फोकस भी चेंज हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ अजिंक्य? सभी को समझा डेस्कटॉप सिस्टम? ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ सिस्टम रहता है। The motivation behind developing distributed operating system is the availability of powerful and inexpensive microprocessor and advances in communication technology. The advancement in technology have made it possible to design and develop distributed system comparing of many computers that are interconnected by communication network. अभी देखो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आपने ये वाला पार्ट यूज किया होगा, क्लाइंट सर्वर या फिर पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम को और पीयर टू पीयर सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। और ये मेनली फास्ट प्रोसेसिंग होता है, इसका मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। अभी क्लाइंट सर्वर पहले देखते हैं। क्लाइंट सर्वर में एक जो कंप्यूटर होता है उसको सर्वर किया जाता है, और बाकी वाले सारे जो अनदर पीसी है उसको कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। तो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे, अभी तक आपके बैच का हुआ या नहीं ऑनलाइन एग्जाम, वो पता नहीं मुझे। लेकिन जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते, तो ऑनलाइन एग्जाम देते समय एक पीसी सर्वर रहता है, और रिमेनिंग सारे स्टूडेंट जो है वो जो जो पीसी पे बैठे रहते हैं वो क्लाइंट रहता है। तो सर्वर के थ्रू वहाँ पे उनको प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट करने के बाद सर्वर से वो डेटा क्लाइंट पे एक्सेस होता है, और क्लाइंट के मतलब स्टूडेंट के सामने वो एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। फिर वन बाय वन क्वेश्चन उनके सामने आते जाते हैं। तो क्लाइंट एंड सर्वर इज द one type of a distributed system एंड सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे बोल सकते हो आप कि यहाँ पे सर्वर एक सेंट्रलाइज होता है, और वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है। अभी सर्वर कैसे कंट्रोल करता है, कभी कभी आपको क्लाइंट सर्वर कुछ टास्क अगर डिवाइड करना है, कंप्यूट करना है, तो उस टाइम पे कंप्यूट सर्वर सिस्टम होता है जो क्लाइंट को इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर से डेटाबेस एक्सेस करता है, उसमें कुछ चेंजेस करता है, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और बैक टू द डेटाबेस फिर से सर्वर पे सेव करके रख देता है। और एक फाइल सर्वर सिस्टम होता है, जहाँ से आपके मेन जो फाइल्स और फोल्डर्स है वो सर्वर पे रहेंगे सिर्फ, और जब क्लाइंट को लगेगा तो क्लाइंट सिर्फ उस फाइल को एक्सेस करेगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसको चेंजेस करके बैक टू उसका सेव, जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ सर्वर पे ही होंगे। तो फाइल सर्वर सिस्टम बोल सकते हो उसको। और कंप्यूट सर्वर सिस्टम का मतलब क्या है, अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन करना। फाइल सिस्टम को मतलब क्या है कि फाइल को एक्सेस करना, डेटाबेस को एक्सेस करना, उसको रीड राइट डिलीट अपडेट इंसर्ट, ये सब आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज द पीयर टू पीयर सिस्टम। पीयर टू पीयर सिस्टम, द ग्रोथ ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, especially internet and world wide web, www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, has had a profound influence on the recent development of operating system। अभी पीयर टू पीयर क्या होता है, पीयर टू पीयर मतलब वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर। जैसे आप वाया द टेलीफोन लाइंस पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे एक नेटवर्किंग लाइंस, एक नेटवर्क केबल के थ्रू आप पीयर टू पीयर एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ वन अनदर। यहाँ पे देखो, ये उसका डायग्राम है। एक कॉमन मेमोरी है, और उस मेमोरी पे पीयर टू पीयर, पीयर का मतलब ये रहता है
कि जहाँ पे सीपीयू अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग सीपीयू है, तो हर सीपीयू कॉमन मेमोरी को एक्सेस करके अपने अपने कनेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, वहाँ पे चेंजेस कर सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकता है। ये जो पीयर टू पीयर सिस्टम है, आप बोल सकते हो कि पीयर क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर जो होता है वो मेन होता है, और बाकी वाले क्लाइंट जो होते हैं वो स्लेव्स रहते हैं। स्लेव मतलब उनके पास इतनी परमिशंस या प्रायोरिटीज नहीं होती। हम्म? सारे वो सर्वर से एक्सेस करते हैं, सर्वर जब परमिशन देगा तभी वो टास्क परफॉर्म कर पाते। लेकिन पीयर टू पीयर के पास हर पीसी को अपना अपना खुद का परमिशंस होते हैं, वो खुद अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप लैब का कोई लैब के कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसिडर कर सकते हो। लैब के जगह पे जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, तो ऑनलाइन एग्जाम में एक पीसी सर्वर होगा और बाकी वाले सारे पीसी आपके क्लाइंट्स होंगे, स्टूडेंट्स जहाँ पे बैठे रहेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स जहाँ पे बैठे रहेंगे वो सारे क्लाइंट्स रहेंगे, और सर्वर जहाँ पे आपका प्रेजेंट एब्सेंट किया जाएगा, जहाँ पे आपके मार्क्स स्टोर किए जाएंगे डेटाबेस के ऊपर, तो वो क्लाइंट सर्वर रहेगा। तो लैब में जो वाला उस टाइम पे जो सिस्टम हम अप्लाई करेंगे क्लाइंट सर्वर वाला, उसी सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह सकते हैं। या फिर पीयर टू पीयर, एक कंप्यूटर की वायर दूसरे कंप्यूटर को डायरेक्टली अगर आपने कनेक्ट किया, सिर्फ वन टू वन कंप्यूटर भी आपने कनेक्ट किया और एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ मेमोरी, एक्सचेंज ऑफ डेटा अगर कर रहे हो, तो उसको पीयर टू पीयर सिस्टम, जहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंसेप्ट क्लियर हुआ? सभी को समझा? एनी क्वेश्चन? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बाद आता है क्लस्टर्ड सिस्टम। क्वेश्चन है किसी को? नो? क्लस्टर्ड सिस्टम इज लाइक अ पैरेलल सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम जैसे आप बोल सकते हो कि मल्टीपल सीपीयू जो है, मल्टीपल सीपीयू मिला के अगर किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो उसे क्लस्टर्ड सिस्टम कह सकते हैं। क्लस्टर्ड सिस्टम पैरेलल सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। अभी वो अलग कैसे है कि यहाँ पे क्लस्टर्ड सिस्टम को, जैसे आप बोल सकते हैं ना कि लैन नेटवर्किंग में एक से ज्यादा सीपीयू जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, और वहाँ पे मैं उसके पहले आपको एग्जांपल बताती हूँ, फिर आपको क्लस्टर्ड सिस्टम क्लियर होगा। देखो, क्लस्टर्ड सिस्टम का सबसे पहला एग्जांपल है असिमेट्री एंड सिमेट्री क्लस्टरिंग। असिमेट्री में क्या होता है, एक मशीन होता है जो स्टैंड बाय मोड में होता है, और बाकी वाले जो होते हैं वो सारे रनिंग मोड में रहते हैं। और स्टैंड बाय मोड वाला जो होस्ट होता है या मशीन होता है, ये कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, इट जस्ट मॉनिटर, इट परफॉर्मिंग द रोल लाइक एज अ मॉनिटर, लाइक एज एक्टिव सर्वर, जो सभी तो ये सभी को सिर्फ मॉनिटर करने का काम करता है। और यहाँ पे अगर मॉनिटर फेल हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो स्टैंड बाय मोड पे हमने जो होस्ट रखा है, उस पीसी को ये उस टाइम पे एक्टिव सर्वर बन जाता है, मतलब ये मॉनिटर करने का काम करता है। असिमेट्री, असिमेट्री इसके लिए कहा है कि सारे के सारे जितने भी होस्ट या मशीन वहां पे प्रेजेंट रहेंगे नेटवर्किंग में, वो सेम रोल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। एक का काम है मारना, और बाकी वाले का काम है क्लाइंट रैंक। तो सिमेट्री तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए उसको असिमेट्री कहा है। और सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन आप रन करोगे और वो एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे सेपरेट मॉनिटर या सर्वर नहीं होगा जो उसको उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं आप, और सारा ध्यान देने वाला कोई भी मॉनिटर या सर्वर, एक्टिव सर्वर नहीं होगा। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ही ध्यान देंगे, तो उसको सिमेट्री बोल सकते हैं। सिमेट्री का मतलब है सेम, हर कंप्यूटर का रोल सेम है, एक दूसरे के ऊपर ध्यान देना, एप्लीकेशंस को रन करना। लेकिन असिमेट्री में
रोल सेम नहीं है। मॉनिटर का रोल है सिर्फ मॉनिटर करना, सर्वर का रोल है सभी को कंट्रोल करना, क्लाइंट का रोल है रनिंग एप्लीकेशन जो असाइन किए उसको रन करना। और लास्ट वाला होता है पैरेलल क्लस्टरिंग। यहाँ पे पैरेलल क्लस्टर अलाउ मल्टीपल होस्ट टू एक्सेस द सेम डेटा ऑन द शेयर्ड स्टोरेज बिकॉज मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम lack support for this simultaneous data access by multiple hosts. Parallel clusters are usually accomplished by special version of software and special releases. अभी ये जो पैरेलल क्लस्टरिंग है स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है उस पे। क्लस्टर का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लो। क्लस्टर आज नथिंग बट वन टाइप ऑफ स्टोरेज। अलग अलग स्टोरेजेस होते हैं। आपने गूगल का कभी डायग्राम देखा होगा ना, गूगल का सर्वर किस तरह से ऑपरेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि गूगल के ऊपर बहुत सारा स्टोरेज है और हर जो स्टोरेज है वो अलग अलग यूजर्स उसको शेयर कर रहे हैं। हर एक का जीमेल आईडी ड्राइव के ऊपर सेव है। तो ये सारा सेविंग जो है डेटाबेस का सर्वर का ये अलग अलग स्टोरेजेस के ऊपर है। और ये सारे जो स्टोरेजेस है ये क्लस्टर्स है और ये सारे क्लस्टर्स एक सर्वर उसको ऑपरेट कर रहा है और एक मॉनिटर है जिसका वो सभी जो क्लाइंट्स रनिंग हो रहे उनके ऊपर उनको सभी वॉच रख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अगर मेन सर्वर फेल हो जाएगा तो ये एक्टिव मॉनिटर एज अ एक्टिव सर्वर का रोल परफॉर्म करके वो सभी को बैक मतलब जैसे आप बोल सकते हो ना अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा उसी टाइम पे वो सारे सभी को स्टोरेज असाइन करके देगा। क्लस्टर इज नथिंग बट पार्ट्स जो शेयर कर सकते हैं आप कंप्यूटर का, जहाँ पे स्टोरेज शेयर करते हैं, हम मेमोरी शेयर कर सकते हैं, कभी कभी आप डेटाबेस शेयर कर सकते हो, कभी कभी आप प्रिंटर शेयर कर सकते हो, कभी कभी आप इंटरनेट शेयर करते हो ना, बोलते हैं मेरा नेट का रिचार्ज खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए नेट का एक्सेस दो। तो इट इज नथिंग बट अ शेयरिंग ऑफ अ मेमोरी, इंटरनेट, डेटाबेस, IO devices, and these are nothing but the clustered. And in clustered, the clustering is monitored by one of the server or one of the hosts, or either all are performing their individual role and they are monitored to each other like as a symmetrical cluster. क्लस्टरिंग सिस्टम समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लस्टरिंग सिस्टम जो अभी मैंने बताया, सिमेट्री एंड असिमेट्री। Do you have any question regarding clustering operating system, clustering system? एंड अभी देखो दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेनिंग है, वो बताने के बाद मैं फिर से रिकॉल करूंगी तब आपको क्वेश्चन होंगे तो आप मैसेज में लिख के रखना। हैंड हेल्ड सिस्टम, पीडीए, पीडीए वाला वर्ड आपने सुना होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट such as Palm Pilot or cellular telephones with connectivity to a network such as internet. They are usually of limited size due to which most handheld devices have a small amount of memory, slow processor and feature small display of screen. Handheld system में पीडीए हैंडहेल्ड सिस्टम जहाँ पे जिसको आप हाथ में लेके जिस सिस्टम को आप घूम सकते हो वो हैंडहेल्ड सिस्टम है, जिसमें स्मार्टफोन भी आते हैं, जिसका स्क्रीन छोटा होता है, जिसमें छोटा प्रोसेसर है और जहाँ पे मेमोरी भी कम रहती है। लेकिन कम है मेमोरी लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है ना। मेनी हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैज बिटवीन 512 KB to 8 MB of memory. As a result, the operating system and application must manage memory efficiently. और यहाँ पे आपके देखो कभी कभी अगर आपने बहुत बड़े साइज का कुछ करने लगा है तो अपने आप ही मोबाइल हैंग हो जाता है। जितना उसकी रैम की मेमोरी उतने ही साइज का आप वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए डाल सकते हो, मतलब प्रोग्राम टास्क दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा रहा तो वो कैसे रन कर पाएगा। तो हैंड हेल्ड सिस्टम मतलब क्या कि जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। मेरा मोबाइल फोन है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, जहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेसर प्रेजेंट है, छोटी सी मेमोरी भी प्रेजेंट है और यहाँ पे एक छोटा स्मॉल डिस्प्ले स्क्रीन है जिसके ऊपर में
इसी मोबाइल के ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, इसी मोबाइल के ऊपर मैं मेरे MS एक्सेल, MS डॉक्यूमेंट, MS डॉस ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये वाले जो सारे जो टास्क है ये आप कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो, और कंप्यूटर के ऊपर करने वाले सारे टास्क अगर आप इसके ऊपर करते हो तो उसको हैंड में जिसको आप हेल्ड कर सकते हो उस सिस्टम को हैंड हेल्ड कहा जाता है। और यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी वाला कंसेप्ट नहीं होता है। वर्चुअल मेमोरी जब चैप्टर आएगा तब मैं बताऊंगी व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। मोर फास्टर प्रोसेसर रिक्वायर मोर पावर, और इसको बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है तो हमें लार्जर बैटरी मतलब बीच बीच में उसको चार्जिंग करना पड़ता है। एंड ब्लूटूथ वगैरह ये सारे सभी को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हैंडहेल्ड सिस्टम जो है ये MP3 प्लेयर, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई ये वाले सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। और लास्ट में रहा रियल टाइम सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम जो सिर्फ टाइम के एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं उसको रियल टाइम कहा जाता है। अभी उसका एग्जांपल देती हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जैसे पायलट पायलट जब पायलट को अगर ट्रेनिंग देना है तो पायलट सिमुलेटर बनाया जाता है। देन रोबोटिक्स जो है, जैसे आप बोल सकते हो कि रडार सिस्टम है जहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे ह्यूमन खुद जाके काम नहीं कर सकता उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है टाइम विद इन अ टाइम। जैसे आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे साइड में एक नंबर मतलब उसका टाइम आते रहता है, 3 2 1 इस तरह से वो स्टार्ट जब लॉन्च होता है तो उस तरह से वो तो जो एप्लीकेशन डेडिकेटेड टू टाइम सिस्टम के लिए टाइम फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, ऑल दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड व्हेन द टाइम आपको जैसे आप बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग, उसमें अगर 1 सेकेंड का भी डिफरेंस हुआ तो वो सैटेलाइट लॉन्चिंग वहीं पे वो पूरा जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो पूरा आपका प्रोग्राम है या फिर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है अगर आपका 1 सेकेंड से भी उसका अगर टाइम उसने फॉलो नहीं किया तो जहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट डेडली फॉलो हो जाता है, डेडली फॉलो करना पड़ता है। डेडली मतलब आप बोल सकते हो कि 1 सेकेंड की भी देरी जहाँ पे नहीं चलती है उसे हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। और उसके उल्टा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, जहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट अलाउ कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम का जो टाइम बाउंड या फिर टाइम कंस्टेंट थोड़ा सा जहाँ पे आप थोड़ा सा लिटिल बिट आप अलाउ कर सकते हो कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड, अगर उसमें थोड़ा सा भी देरी हुई तो हमें कोई ज्यादा अफेक्ट या फिर हमारा एप्लीकेशन फेल नहीं होगा तो उसको सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। जैसे पायलट सिमुलेटर में 1 सेकेंड से अगर थोड़े लेट अगर किसी वो ऑपरेट करने जा रहा है और उस टाइम पे थोड़ा सा लेट भी उसने ऑपरेट किया बटन तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ऑल द नथिंग बट अ सिम्युलेटर। वो सिम्युलेटर है। एक्चुअल पायलट जब आप ट्रेनिंग जब देते हैं तो उस टाइम पे उसको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में बिठाते हैं, लेकिन जब उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक्चुअल जब एरोप्लेन में बिठाते हैं तो उस टाइम पे उसको डेडली 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो है वो उसको फॉलो ही करना पड़ता है। 1 सेकेंड की भी देरी वहां पे नहीं चलती। तो जहाँ पे सिमुलेशन है वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम रडार सिस्टम, सैटेलाइट लॉन्चिंग, देन डैम के रिलेटेड अगर कोई है, अर्थक्वेक एंड ऑल, तो वो वाले जहाँ पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे टाइम कंस्टेंट डेडली फॉलो होना चाहिए उसे हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा प्रायोरिटी आप अदर टास्क के लिए भी दे सकते हो, उसको आप सॉफ्ट रियल टाइम बोल सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है और बता देती हूँ। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हेलो हेलो ठीक है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। उसका डिफरेंस बताती हूँ अभी मैं आपको। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक ही एप्लीकेशन के लिए बनाया है, वही एप्लीकेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली रन करते रहता है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में
मल्टीपल टास्क भी रन हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क वही रहता है कि पायलट सिमुलेटर में पायलट का ट्रेन करना। उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे टास्क को आप प्रायोरिटीज दे सकते हो। तो जहाँ पे एक ही टास्क है तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता ही नहीं है। मतलब उसके लिए एक ही मेमोरी है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वही उसके ऊपर आप बोल सकते हो कि वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। सारा का सारा जो डेटा है वो एक ही प्रोग्राम रन करते रहता है, मतलब रैम में। कोई लिमिटेशंस नहीं होते वहाँ पे, थोड़ा बहुत डिफरेंस